नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में तूफान मचा हुआ है। भारत पाकिस्तान को लेकर जो तनाव है, उसके बीच में देश की सियासत में गर्माहट जातिगत जनगणना की भारत सरकार की कैबिनेट के फैसले ने लाकर रखी है। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना से देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जातिगत जनगणना कब होगी, कितने समय में इसको पूरा किया जाएगा, होगी भी या नहीं, सामने आएगी भी या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि इससे पहले भी इस देश की कई सरकारों ने जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन वो आंकड़े सामने नहीं आ पाए। लेकिन अभी तो चर्चा सिर्फ ये है कि देश की कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्रेडिट विपक्ष इस बात की ले रहा है कि हमने इसकी मांग रखी थी और इसलिए ये जातिगत जनगणना हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार के इस फैसले से हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त कम से कम बहुत जबरदस्त ढंग से एक्टिव हो गई है। तो क्या असर है इसका? हमारे साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर हमारे न्यूज 24 पे जुड़े हैं। विवेक पांडे जी, प्रवक्ता आरएलडी के, कीर्ति निधि पांडे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनीष हिंदवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और नावेश शिकोह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी मेरे साथ नजर आए, उससे पहले कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मनीष जी कांग्रेस से। तो मनीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी रही। कांग्रेस ने कई बार जातिगत जनगणना कराने की कोशिश की, लेकिन आंकड़े इस देश की जनता के सामने लाने में विफल भी रही। अब विपक्ष में रहने पर आपको ज्यादा महसूस हुआ कि आंकड़े सामने आने चाहिए और ये काम सत्तारूढ़ दल को करना चाहिए। उत्तरकाल में हमारे जो सवाल हैं कि जातिगत जनगणना के बाद देश की सियासत में क्या क्या बदल जाएगा और वाकई में कितना बदल पाएगा। जातिगत जनगणना कब तक पूरी होगी? मनीष जी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, क्या लगता है आपको, भारत सरकार कब तक इस काम को पूरा कर पाएगी और ये आंकड़े देश के सामने लाने में सफलता होगी भारत सरकार की? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरे देशवासियों को इस बात के लिए बधाई कि जो पूरे बहुजन आबादी है, एक बड़ा काम हुआ है जातिगत जनगणना के रूप में। और राहुल जी को विशेष धन्यवाद है कि वो लगातार इस मसले को उठाते रहे, इस मसले के लिए लड़ते रहे, और सदन में जो उन्होंने कहा था वो पूरे देश के समक्ष है कि चाहे हंस के या रो के जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। मुझे लगता है वो सबके सबके समक्ष है, वो बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो इस सरकार की नीयत पे लेकिन मुझे शक है। जैसे महिला आरक्षण को लेकर बात आई तो साहब उन्होंने पास कर दिया, लेकिन एक टाइम फ्रेम नहीं बताया। कहा कि वो जब डिलिमिटेशन होगा तब फिर जो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, उसके बाद लागू करेंगे। वैसे ही ये जनगणना पर है। 2021 में जनगणना होनी थी। 1881 के बाद लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना हो रही थी, और पहली बार ऐसा हुआ जनगणना नहीं हुई। हमारी सरकार ने कहा कि साहब वो कोरोना आ गया इसलिए नहीं हुई। कोरोना के बाद 2020 मार्च के बाद 143 देश ऐसे हैं जो जनगणना करा चुके हैं, और भारत सरकार अभी तक जनगणना नहीं करा पाई। उसकी नीयत में नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप अगर नोटिस करिएगा तो मोदी सरकार लगातार सही डेटा आने से बचती है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आखिरी बार 2013 में हुआ। तो ये आंकड़े क्यों नहीं सामने लाना चाहती? क्योंकि सच सामने आ जाएगा, इसलिए ये जनगणना कराने से बचेगी अभी। लेकिन हमारा लगातार दबाव इस बात का होगा कि हम इन्हें मजबूर करें। एक बात। दूसरी बात, कुछ चीजों को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से वो सबके समक्ष रखना चाहूंगा, जनता के समक्ष। पहली बार जातिगत जनगणना की बात सोशल और इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के माध्यम से 2010 में सदन में हुई थी। 2011 में ये सर्वेक्षण शुरू किया गया था, और 12 के लास्ट तक ये सर्वेक्षण हुआ था। क्योंकि पहली बार इतने वृहद लेवल पर जातिगत 25 करोड़ परिवारों के बीच में जातिगत जनगणना हुई थी, तो एक नई समस्या सामने आ गई थी। 46,73,034 जातियां निकलकर सामने आ गई थी। 2012 के अंत तक डेटा आया था। उसका टेबुलेशन शुरू हुआ, वक्त लगता है, फिर उसमें तमाम डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं। उसको कंपाइल करने में, उसको एक फॉर्म देने में कि हम आप पढ़ सकें उस डेटा को, वक्त लगता है।
सरकार बदलने के बाद लगातार इनके ऊपर दबाव डाला गया। 2015 के सदन में सोनिया जी और लालू जी ने लगातार प्रेशर दिया कि आंकड़े रिलीज किए जाएं। अब आप देखिएगा किस तरीके से इस चीज को टालते रहे। 2014 में तो इन्होंने आपको कहा कि लगता है अब आपको अभी लगता है कि प्रोसेस हो रहा सरकार है। की मंशा, 16 मनीष में जी इन्होंने आपको कहा लगता कि है, लोकसभा में एक रिटर्न लोकसभा में मनीष जी आपको लगता है कि सरकार की नीयत आपकी सही आवाज है, कट रही है। क्योंकि सरकार ने टाइम फ्रेम नहीं बताया है। हेलो। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं और कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति जी मैं आपके पास आ रही हूँ। वाकई में जी आपको भी लगता है विपक्ष में कि सरकार की नीयत सही नहीं है, या आपको लगता है कि सरकार को एक इस टाइम फ्रेम के भीतर ये काम पूरा कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि भारत की सरकार इस विषय पर जो फैसला, जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, उसके बाद कितना समय दरअसल सरकार को लेना चाहिए इस काम को पूरा करने में? देखिए मीना जी, लगातार सरकार पे सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि 2019 में भी जनगणना के लिए सरकार ने कहा, उस पर बजट आवंटित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज तक जनगणना फिर हुआ नहीं। और सरकार में मोदी सरकार जाति जनगणना के सवाल पर तो हमेशा खिलाफ रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना के सवाल पर हमेशा खिलाफ रहे। हमारे नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी, लगातार जाति जनगणना के सवाल को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के लोकसभा में लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। सरकारें जो भी रही, सबसे उन लोगों ने अनुरोध किया कि जाति जनगणना कराई जाए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों लोकसभा के अंदर भी इस बात को कहा कि आप सरकार में हो, आप चाहो तो जाति जनगणना करा दो, वरना जब हमको अवसर मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों को अवसर मिलेगा, तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। सरकार पर कहीं न कहीं इस बात का प्रेशर रहा कि अब जाति जनगणना कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में भी जाति जनगणना, जाति सर्वे हुआ, जिसके बाद आरक्षण को बढ़ाया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा था कि महापाप है, महापाप। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सनातनियों को बांटने का कुचक्र कर रही है विपक्ष। आज वो सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जाति जनगणना के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोगों की बड़ी जीत। क्रेडिट लेने का सिलसिला चलता रहेगा। अब क्रेडिट से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने का मुद्दा ये है कि क्या अब आप लोगों की जो इतनी जबरदस्त मांग थी, वो आपके दबाव में सरकार को पूरी करनी पड़ी? अब वो राहुल गांधी जी का दबाव था, अखिलेश यादव जी का दबाव था, या आरएलडी का था, या तेजस्वी यादव का था, न जाने किस किस का था। अब तो बात ये है कि दबाव में तो सरकार आ गई, आप लोग ले आए। अब मुद्दा ये है कि दबाव में आने से, सरकार का फैसला लेने भर से क्या ये बात खत्म हो गई? विवेक पांडे जी, मैं पहले आपके पास आती, फिर नावेद जी आपके पास आऊंगी। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के, बीजेपी के गठबंधन सहयोगी। बीजेपी इस मुद्दे पर बात करने के लिए है नहीं, क्यों नहीं पता नहीं, प्रवक्ताओं को ऐसे मुद्दों पर बात करने से क्यों बचती है। जो नियत में सवाल उठाया है मनीष जी ने, वाकई में नियत की परेशानी है बीजेपी की, या कोई और परेशानी है? प्रवक्ताओं को अभी पूरा मटेरियल नहीं दिया गया है कि इस विषय में क्या है। बहरहाल विवेक पांडे जी, सहयोगी दल के रूप में क्या देख रहे हैं आप? कब तक टाइम फ्रेम सरकार को फिक्स करना चाहिए? देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मैं प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, 1881 से 31 तक ब्रिटिश शासन के दौरान लगातार जातिगत जनगणना एक नियमित प्रक्रिया रही और जनगणना आयुक्त जे.एन. हटन की देखरेख में 1921 में अंतिम पूर्ण जाति जनगणना की गई थी। 41 की जाति जनगणना की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बाधित हुई थी और जाति डेटा इसका कभी प्रकाशित नहीं हुआ। अंतिम बार 2011 में किया गया था। 21 में चूंकि कोविड के कारण जो जनगणना होनी चाहिए थी पूर्ण रूप से, वो नहीं हो पाई, उसका डेटा नहीं प्रकाशित हो पाया। अब अगर सरकार जातिगत जनगणना करवाना चाह रही है तो यकीनन उसका एक टाइम फ्रेम तय किया जाएगा, यकीनन उस पर बजट भी पास किया जा रहा है। सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक यह है
कि यहाँ आलोचना से ज्यादा अगर सकारात्मक विषय पे बात होती, जैसे अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे अरे कि विवेक जी, क्रेडिट आप लेने वाली छोड़िए बात पूर्व है। प्रवक्ताओं को, आप हाँ, मैं वही आ रहा सकारात्मक हूँ, बात करिए। मैं वही आप आ रहा हूँ कि सकारात्मक बात करिए। मेरा यही कहना है कि जातिगत जनगणना जो आगामी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के पहले अगर इसको करवाया जाएगा तब ये आरोप लगने लगेंगे कि चुनाव के लक्षित ये प्रक्रिया अनुपालित की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसको चुनाव वगैरह से जोड़कर न देखा जाए। सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना आज ये अगर सारी सरकार बातें कराएगी आप तो ही कह रहे हैं विवेक जी, ये सारी बातें आप ही बोल रहे हैं। आप ये बताइए ना कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो आपको लगता है कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, तो कब तक हो जाना चाहिए? आपकी सरकार है, आपने बात की होगी, क्या सरकार के भीतर चल रहा है, कितनी मशीनरी जो लगेगी, कब तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, क्या रोड मैप है, इस बारे में बताइए अगर आपके पास जानकारी है। देखिए, एक बात तो तय है कि जातिगत जनगणना करवाने में राज्य सरकारों का पूर्ण सहयोग आवश्यक होगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी मशीनरी दे सकती है, केंद्र सरकार अपने ऑब्जर्वेशन में जातिगत जनगणना संचालित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारों की भूमिका बराबर और पूर्ण सहयोग पूर्ण होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर राज्य सरकारें अपनी सहयोग नहीं करेंगी तो पूर्ण तरीके से इसको एक मानक और एक समय के अंदर करना बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा मानना है जातिगत जनगणना को 3 से 6 महीने के अंदर समाप्त कर लेना चाहिए, अगर राज्य सरकारों का सहयोग इसमें समर्थन प्रॉपर तरीके से मिलता है, 3 से मशीनरी 6 तरीके से। महीने नागेश ठाकुर जी, सत्तारूढ़ दल मतलब गठबंधन के सहयोगी को लगता है कि 3 से 6 महीने में मुमकिन है जातिगत जनगणना कराना? अब बिल्कुल भी ये संभव नहीं है और कतई भी ये संभव नहीं है। ये बहुत जटिल काम है, ये बहुत बड़ा काम है और इसके एक लंबा योजना, बड़ा प्लान बनेगा, उसके लेआउट बनेंगे, एक बहुत बड़ी टीम घोषित की जाएगी और तमाम मुश्किलों से कैसे बचा जाए उसकी एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए। एक चीज सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि अब जब मोदी सरकार ने ये फैसला कर दिया है, इसके बाद कुछ सामान्य बातों को हम बहुत सरल भाषा में करना चाहेंगे। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 2-3 बिंदु मुझे सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, जिसमें एक बिंदु पे कोई बात नहीं कर रहा है, जब से चर्चा ये छिड़ी है। पहली चीज तो ये कि मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया कि जाति जनगणना कराई जाए। इसके बाद एक प्रश्न जो सबसे बड़ा बार बार सामने आ रहा है कि आखिर इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा। मोदी सरकार करा रही है, एक बहुत बड़ा जन समुदाय है, एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो ये चाहता था कि जाति जनगणना हो। मोदी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है, तो क्या उसको क्रेडिट मिलेगा? एक प्रश्न, ये भी सवाल का जवाब हो सकता है, हाँ मिलेगा। दूसरा, जिसने लड़ाई लड़ी, मोदी सरकार पे दबाव बनाया, अपना पॉलिटिकल इशू बनाया, सारे इशू किनारे कर दिया और सबको, विपक्ष को ये लगा, कांग्रेस को ये लगा, सपा को ये लगा, तेजस्वी यादव और तमाम दलों को ये लगा विपक्षी कि भाई सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना होना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी संख्या ज्यादा है लेकिन सिस्टम में वो है नहीं, जो सैकड़ों साल पहले से होता चला आ रहा है वो आज के आधुनिक युग में भी हो रहा है। उन्होंने दबाव बनाया, सरकार को दबाव में आके करना पड़ा, तो ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष को इसको लाभ मिलेगा। चलिए मान लीजिए, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ये मान लीजिए कि ना बीजेपी को फायदा मिलेगा ना विपक्ष को मिलेगा। जो विपक्ष के साथ हैं वोटर, जो उनका समर्थन करते हैं, वो उनको ये लगेगा कि हाँ, ये हमारे विपक्षी दलों की वजह से ये लाभ हो रहा है। और जो बीजेपी की विश्वास से जुड़े हुए उनके वोटर हैं, पिछड़े ही, उनको लगेगा देखिए बीजेपी पे हम विश्वास करते थे, उसने हमारी ये मांग पूरी कर दी। हम मान लेते हैं कि दोनों में किसी को ना फायदा ना नुकसान, जो हैसियत है वो ही रहेगी। थोड़ी देर के लिए एवरेज तो यही मानना पड़ेगा ना, निष्पक्ष होके, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात पे बात नहीं हो रही है, पूरे देश में एक फिजा है साइलेंट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया बहुत नाराज हो गए हैं मोदी सरकार से, बहुत नाराज हो गए हैं और ये कोर वोटर है बीजेपी का। वहां पर हमने एवरेज मान लिया कि दोनों को ना फायदा ना नुकसान, जो जिसका है वो रहेगा। वो बीजेपी वाले कहेंगे पिछड़े कि भाई बीजेपी ने कर दिया, और विपक्ष वाले कहेंगे। लेकिन ये इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि वो जो मूल वोटर है, जिसने बुरे वक्त में साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया लंबे समय तक, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर,
उसके अंदर एक नाराजगी की क्रांति अंदर ही अंदर फैल रही है। और जब हमारी जड़ें कमजोर होती हैं तो हमारी पत्तियां भी सूख जाती। इस बात पे भारतीय जनता पार्टी शायद ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान देना चाहिए। इसका नुकसान बड़ा होगा। कतई भी अगली जातियां ये नहीं चाहती हैं कि उनके वर्चस्व के सामने एक बड़ी संख्या में ये ऐसा एक रिपोर्ट कार्ड आ जाए कि आपके होते हुए तमाम समाज के वो बहुसंख्यक जातियां जिनको हक मिलना चाहिए था हर पोस्ट में, हर समाज में, हर हिस्से में, उनको आपने किनारे कर दिया। इस तरह का मैसेज जो अगली जातियों के सामने आएगा तो वो इस बात को लेकर मोदी सरकार से बहुत नाराज है अंदर ही अंदर। नावेद जी, सिर्फ घोषणा भर से आपको लगता है कि ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय बीजेपी से नाराज हो गया है सिर्फ घोषणा भर कर देने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके पास आ रही हूं। घोषणा से तो नियत पता चलती है, घोषणा से ही नियत पता चलती है, घोषणा से ही रणनीति पता चलती है। घोषणा मतलब करना है, ना का कोई सवाल ही नहीं है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर सरकार ने ये कह दिया है तो आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, यानी ये पता चल गया कि वो पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी जाति जनगणना का मतलब हिंदुओं को बांट देना, काट देना, सनातनियों को कमजोर करने की एक साजिश है जाति जनगणना। वही सरकार, वही पार्टी, वही एनडीए। नाविद जी, क्या वजह मानते हैं आप कि इतना बड़ा रिस्क केंद्र की सरकार ने लिया है? अपने मूल कोर वोटर को इस तरह से नाराज करके पार्टी क्या साबित करना चाहती है? केंद्र सरकार क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, इसकी साफ तौर से नजर आ रहा है कुछ दिनों से जिस तरीके से विपक्ष बहुत आक्रामक जाति की राजनीति में 2-4 कदम आगे होता नजर आ रहा था। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है राहुल गांधी ने, और मैं आलोचनात्मक दृष्टि से राहुल गांधी की इस मांग को देखता हूं। जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान होने वाला है, जो इसके खिलाफ थी और अब उसके पक्ष में एक फैसला कर रही है कि जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे कांग्रेस भी भुगत चुकी है। कांग्रेस अपने स्टैंड पे कभी नहीं रही, जब नहीं रही, कभी नहीं, मैं नहीं कहेंगे, तो उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। कांग्रेस तो जाति की राजनीति के खिलाफ थी, एकदम से उसको सामाजिक न्याय क्या इसी तरह होता है? जब आप सत्ता में दशकों तक थे तब आपने सामाजिक न्याय दिया नहीं, जब आप पैर लड़खड़ाने लगे तो आप सामाजिक न्याय। बिल्कुल मनीष जी को बड़ी बेचैनी हो रही है आपकी बात से। मनीष जी, बात ये है कि जो चिंता या जो सवाल आप पर उठ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इस सवाल के साथ एक और बड़ा, जो नावेद जी ने इस बीजेपी के कोर वोटर की नाराजगी की जो बात की है, आपको लगता है कि बीजेपी का वो कोर वोटर आप अपने साथ ले पाएंगे? कांग्रेस ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय की तरफ हाथ बढ़ा पाएगी? मैं जवाब दूं उसके पहले आदरणीय नावेद जी जो कह रहे थे, मैं बहुत आदर के साथ उनकी बात को काटता हूं। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भी कांग्रेस ही पावर में थी, और कांग्रेस जब संविधान ला रही थी तो समानता की बात कर रही थी। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया था, हम उस पर बात कर रहे थे। नावेद जी की बात ठीक है, और आप भी ठीक कह रही हैं कि साहब वो क्या किया इतने दिनों में। आपको क्यों लगता है तमाम जो जातियां थी उनको डिनोटिफाई किया गया, उनको मुख्य धारा में लाया गया? लगातार बात चल रही थी, लेकिन ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, दिन प्रतिदिन अपना रूप बदलती है। और हम हमेशा, आप ये कहें कि साहब 70 साल पहले हम ये सोचते थे तो आज भी ऐसा सोचेंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 70 साल पहले की राजनीति अलग थी, आज अलग है। और हम जब पावर में थे यूपीए 2 में, तो हम ही सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस का प्रिंसिपल लेकर आए। मैंने अभी आपसे पहली बात में बताया कि जैसे नावेद जी खुद इस बात को मान रहे हैं कि इतना आसान नहीं था। इसी देश में जब जातिगत सर्वेक्षण हुआ, सोशल इकोनॉमिक, हमने जो पहल करी, 46 लाख जातियां निकल कर आ गई, और उस डेटा को कंपाइल करना इतना आसान नहीं था। और हमारी सरकार बदली, हम लगातार इनसे पिछले 11 साल से मांग करते रहे, साहब कुछ मत करिए, जो हम डेटा लाए थे उसी को टेबुलेट करके लोगों के सामने रख दीजिए। आपने नहीं किया, आप तो लगातार कहते रहे साहब ये पाप है, हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और पिछले 5-6 सालों से तो लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पे लड़ ही रहे हैं। तो इस बात पर उंगली उठाना कि साहब कांग्रेस लगातार जो देश हित में होता है वो करती है, और जब लगता है हमें, हम तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमने पिछले समय ये काम किया था और ये ठीक नहीं था, हम इसके लिए देश से माफी मांगते हैं।
हम तो इस बड़े दिल से राजनीति करते हैं। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं कि हाँ साहब उस समय हमसे गलती हो गई और हम क्षमा मांगते हैं देश से। आप एक नेता ढूंढ लाइए जो कहता हो। हम आज मानते हैं कि आज सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना आज की जरूरत है, तो जरूरत है तो हम उस पर लड़ रहे हैं, हम लगातार उस पर लड़ रहे हैं और हम बिना ये सोचे लड़ रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल फायदा या नुकसान क्या होगा। तो मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो जो सामने लोग देख रहे होते हैं उनके मन में एक अलग परसेप्शन जाता है, तो हम आज की राजनीति को देखते हुए बात कहें। जी, समय के मुताबिक बदलते जाते हैं स्थिति परिस्थिति। 70 साल में सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी बदल गई। इसीलिए लोहिया ने जिस आंदोलन को जन्म दिया था, वहां से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तक भी बहुत कुछ बदल गया है। अब आप जाति को दूर करने वाले थे, जातिगत राजनीति को दूर करने वाले थे, अब आप पीडीए के जाल में फंस तो खुद ही गए हैं। नहीं, इस पर मीना जी मैं बहुत आदर के साथ एक बात कहना चाहूंगा। मैं आदर के साथ एक बात कहना चाहूंगा। आप ये मत कहिए कि आप जातियों के जाल में फंस गए ना। आप जातिगत जनगणना इसलिए कराने जा रहे हैं कि 70 साल की जो विकास यात्रा में तमाम जातियां पीछे छूट गई हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि किन लोगों को फायदा मिला, किनको नहीं मिला, कौन सारे लोग हैं जो संसाधनों पर काबिज हैं, किनको नहीं मिल रहा है हिस्सा। तो आप नीतियों को बनाने के लिए भी डेटा जरूरी होता है, तो इसलिए ये मत कहिए कि जातियों का जाल है। मनीष जी, एक बात तो समझने की है, कौन किस जाति से है इसकी बजाय कौन कैसे हालात में रह रहा है। सिर्फ सर्वे तो एक ही आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिकली कौन बैकवर्ड है और कौन आगे है। नहीं, वो बात सामने आ नहीं पाएगी क्योंकि पूरी की पूरी पूरा का पूरा समूह है जो विकास का लाभ नहीं पा पाया है, तो वो आप उसको फिर वो अधूरा ज्ञान और खतरनाक होगा। कीर्ति निधि पांडे जी, 70 साल बाद कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है कि अधूरा ज्ञान है। इससे पहले जातिगत जनगणना कराने के बाद आंकड़े जो सामने आए वो भी देश की जनता को नहीं दिखा पाई थी कांग्रेस की सरकार। इतिहास गवाह इस बात का। बीजेपी की सरकार क्या ऐसा साहस कर पाएगी? सवाल ये भी है कीर्ति निधि पांडे जी। घोषणा भर हो जाने से इसका परिणति हो जाएगा, इसको लेकर आपको लगता है कि ऐसा सरकार, क्योंकि जो नावेद जी ने कही है बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मूल वोटर है, कोर वोटर है बीजेपी का, वो नाराज है इस फैसले से। सवाल ये भी है कीर्ति निधि पांडे जी कि ये जो नाराजगी है ये आपके लिए एक अवसर बन सकती है उत्तर प्रदेश में। देखिए मीना जी, डॉक्टर लोहिया के समय से लगातार जाति जनगणना की बात होती रही, सामाजिक न्याय की बात। जाति जनगणना इसलिए भी आवश्यक है कि देश की आजादी के बाद आज तक कितनी जातियां आज भी मुख्यधारा से वंचित हैं, उनके परिवार के लोग शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, सरकारी नौकरियों से वंचित हैं, खेती किसानी से वंचित हैं। उनका आंकड़ा रहने के बाद जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने का भी प्रयास सरकार कर सकती है। लेकिन जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि बाद में समझ में, हम तो सबको साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं कि जो आप लोग बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आदरणीय पांडे जी, मैं बहुत आदर के साथ, विनम्रता के साथ, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि बातों को घुमाइए मत, बातों को घुमाइए मत। आज से 20 साल बाद हम कुछ नई सुनिए, मैं बहुत आदर के साथ एक बात कह रहा हूं कि 20 साल बाद कोई नई बात आएगी तो आप कहेंगे साहब वो जो 20 साल पहले सोचा था वो गलत था। आज आप कह देंगे हम तो जब संविधान लाए थे तब भी हम समानता की बात कर रहे थे। नहीं, आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जातिगत मनीष जी मत करिए, मनीष जी आप दोहरा रहे हैं उसी बात। तो आप समय के साथ, परिस्थिति के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं। समय और परिस्थिति से जरूरतें बदलती रहेंगे तो मुझे रोकना होगा। नहीं मनीष जी प्लीज, आप मैं बात कर रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपको पूरा समय दिया गया। बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे ना फिर। मनीष जी, जो आपको अच्छा नहीं लगे वो गलत थोड़ी है। अरे भाई मैं कह कुछ और रहा हूँ, आप पेश कुछ और कर रहे हैं, तो आप तो मेरी बात की जो क्रक्स है वही बदल दिया आपने। आप अपनी बात करिए, बिल्कुल आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए। अच्छा मनीष जी, हमारी बात में इतनी ताकत है कि आपकी कहीं भी बात कमजोर हो जाए। देखिए तो जैसे वैसे तो आप भी कह रही हैं, मैं आपकी बात को उसमें मिस इंटरप्रेट कर दूं।
नहीं नहीं, मनीष जी सुन लीजिए, कोई भी नहीं कर सकता। सुन लीजिए मनीष जी, कीर्ति निधि जी मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की लड़ाई चलती रही, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी, उसके पहले डॉक्टर लोहिया साहब, बिहार में जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर साहब, तमाम नेता इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहे। और सदन के अंदर भी हमारे नेता ने कहा बहुत स्पष्ट रूप से कि आप सरकार में हो आप करा दो, वरना हम सरकार में आएंगे इंडिया गठबंधन के लोग तो हम करा देंगे। हम तो उन सभी साथियों को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं जो समाजवादियों के जाति जनगणना के मुद्दे पे हमारे साथ खड़े हुए, इस लड़ाई को लड़ने का काम किए। हम तो सबको साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है, मोदी सरकार ने घोषित किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये बड़ी हेडलाइन बनी है, लेकिन मेरा अनुरोध है सरकार से कि हेडलाइन के साथ डेडलाइन भी तय कर दीजिए कि जाति जनगणना कब तक कराएंगे। केवल हेडलाइन न रह जाए उस तरीके से जैसे 15 लाख रुपए देने वाला रह गया, जैसे किसानों की आय दुगनी करने वाली बात रह गई, जैसे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात रह गई। उसी तरह बाद में ना हो कि ये भी जुमला था, इसलिए हेडलाइन के साथ डेडलाइन तय हो जाए तो हमें लगता है कि जाति जनगणना इस देश में हो जाएगी। विवेक पांडे जी, सरकार आपकी है, गठबंधन के आप सहयोगी हैं। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों में और इस देश की जातीय जनगणना में बंटी हुई आबादी पर इस पूरे मुद्दे का क्या असर आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन की जब बात कोई कर रहा था और इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप उजागर हुआ, उससे ये तो स्पष्ट है कि ये लोग स्वयं जातिगत जनगणना को लेके अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज है। उद्देश्य इन लोग के सफल नहीं होने वाले और उद्देश्य अभी भी इनके निरर्थक है। सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे सपा के सचिव वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे माननीय आदरणीय हैं, इन्होंने कहा कि डेडलाइन तय होनी चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे बिहार में जिस तरीके से सरकार ने, राज्य सरकार ने किया, आपने भी अपने शासनकाल में कर लिया होता। उद्देश्य नहीं था ना, सबसे बड़ी बात है। हम तो रोडी कमीशन को भी लागू करने जा रहे हैं। रोडी कमीशन के भी जो मानक हैं उनको भी ले आएंगे कि ओबीसी के अंदर किस प्रकार से केवल और केवल जो आरक्षण है ओबीसी के क्रीमी लेयर को ही मिला, लगातार दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रक्रिया को रोकने और इस देश को भ्रमित करने का काम किसने किया था? इसको अगर देखा जाए पूर्व की सरकारों में तो 1951 के बाद इसको लगातार बंद कर दिया। भाई कांग्रेस तो पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए, बिल्कुल जायज बात है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। मैंने एक बात जरूर की थी कि डेडलाइन की बात जो आई थी, मैंने कहा था 3 से 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास तकनीकी है, एआई तकनीक है, आधार का एक बहुत बड़ा संप्रभक डेटा हमारे पास उपलब्ध है जो कि नेशनल डेटा सेंटर में पहले से। और उससे बड़ी बात, आज जो जातियों की बात होगी तो 86.80 लाख से अधिक 2011 की जनगणना में जातियों को चिन्हित किया जा चुका है, जो समग्र डेटा हमारे पास उपलब्ध है। चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी समझनी पड़ेगी, आज हमारे पास संसाधन भी है। पहले संसाधनों का अभाव था, आज हम कम से कम संसाधन के रूप में काफी आगे हैं। और ये बात मैं बिल्कुल सही कहूंगा, आप इस बात को भी स्वीकार कर लीजिएगा कि 2029 का जो लोकसभा होगा, हम ये भी प्रयास करेंगे कि महिला आरक्षण के अनुसार चुनाव को लड़वाया जाए। उसमें कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की भूमिका को समग्र रूप से जातिगत जनगणना के आधार पर लाया जाए। आप चाहेंगे से क्या है? अब तो आप बिल पास कर चुके हैं, आपको लागू करना ही चाहिए। नहीं, हमारा उद्देश्य भी होगा ये कि महिलाओं को संप्रभक भूमिका में लाया जाए। जो उनका आरक्षण प्रतिशत है पूरी तरीके से उनको वो मिलना चाहिए। केवल कागजों पे आरक्षण दे देने से आरक्षण नहीं लागू हो जाएगा। चाहिए की स्थिति कहाँ है? अब चाहिए की स्थिति नहीं है, अब तो कानून है, कानून के मुताबिक आपको टिकट देना है। अब आपको उसमें कितना लंबा खींचना है आपकी सुविधा के हिसाब से। हम नहीं खींचना चाहते, हम बिल्कुल नहीं खींचना चाहते। हम तो जातिगत जनगणना इसलिए भी कराना चाहते हैं कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ दूसरे राष्ट्रों की स्त्रियां यहाँ रह करके ले रही हैं, जो सीए एनआरसी की बात आ रही है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल देखिएगा कनेक्ट होते जाएंगे। एक बार जातिगत जनगणना होने तो दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश की सियासत में क्या बदलेगा, देश के नागरिकों की जाति का पता चलने से उनके दैनिक दिनचर्या में और उनके जीवन स्तर में क्या सुधार आएगा, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों को इस वक्त कम से कम किस्सा गोई करने के लिए खूब अवसर मिल गया है, मसाला मिल गया है आने वाले कुछ महीनों के लिए। 3 से 6 महीने गठबंधन के सहयोगी दल बता रहे हैं जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। सवाल ये है कि 3 से 6 साल में भी क्या हो पाएगा? सवाल ये है कि क्या वाकई में सरकार की नीयत इस विषय पर, इस काम को जो फैसला है इसके क्रियान्वयन तक ले जाने की है,
या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला भर है और पिछली सरकारों की तरह इस देश में पहले भी कई बार जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, लेकिन वो देश की संसद में टेबल नहीं हो पाए, देश की जनता के सामने नहीं आ पाए। भारत सरकार एक बार फिर से क्या वैसा करेगी, देखना होगा। भविष्य के गर्भ में है अभी, लेकिन अभी कम से कम भारत पाकिस्तान से ध्यान हट गया है इस देश की जनता का और अब जातिगत जंजाल में उलझ कर रह गई है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।